एवरीवन, तो चलिए बात कर लेते हैं 10वीं क्लास के सारे बच्चे ध्यान से देखना अध्याय 6 में से जो आईएमपी हैं आपके उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस जिसमें से लिए गए हैं वो बहुत ही मतलब इस अध्याय से आपको 6 अंक के नंबर पूछे जाने वाले हैं। और ये इतनी आईएमपी चीज़ें जो मैं इसमें बता रही हूँ ये क्वेश्चन बैंक है आप लोगों की 2025 की। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना और ये बहुत 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 आईएमपी है ना, एक बार तो देख लो। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है। तो ये किस में घटित होता है? एक्सॉन में। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है उपरोक्त सभी। मानसिक मस्तिष्क जो होता है अपना, उसमें एक तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना प्रेषण सही क्रम में क्या है? तो ये होता है आपका कोशिकाएं, एक्सॉन, डेंड्राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है मेरुरज्जु में, न्यूरॉन में, अग्र मस्तिष्क में, उपरोक्त सभी में। तो ये हो जाएगा आपका मेरुरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है, तो कहलाती है आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। 8वां क्वेश्चन देखिए आप, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका मेरुरज्जु तथा पश्च मस्तिष्क से। आप यहाँ पर आ जाएं। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? मेरुरज्जु। सुनने, देखने, सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो ये होते हैं आपके अग्र मस्तिष्क में। इसके बाद भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये आपके अग्र मस्तिष्क में होता है। रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है आपके पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं मतलब कि, तो ये होती हैं आपके अनुमस्तिष्क से। कौन से मस्तिष्क से? अनुमस्तिष्क से। 15 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका अनुमस्तिष्क। जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो ये होता है आपका दोनों, तंत्रिका ऊतक भी और पेशीय ऊतक भी। हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा और उपरोक्त सभी, तो ये हो जाएगा आपका क्या? उपरोक्त सभी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। आप यहाँ पर आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ जाइए। ये हो जाएगा आपका आगे का, मनुष्य में पर्यावरण की सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग जो होता है वो क्या होता है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी प्यूटरी। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं अपन। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है, तो ये हो जाता है आपका एक्सॉन। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो ये हो जाएगी आपकी प्यूस ग्रंथि को। पौधे में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तो तने के अग्रभाग से। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, पौधे में साइटोकिनिन प्रेरित करता है, तो ये हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन को। अंततः स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? सीधे रक्त में आते हैं। इसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं, तो भाई उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 29वां का आंसर हो जाएगा आपका क्या? आ वाला। एड्रेनल ग्रंथि का अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये आपका करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएं। सत्य असत्य
तो पहला क्वेश्चन है कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका किसका होता है भैया, परिधीय तंत्रिका का निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है, तो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, तो ये होता है आपका मेरुरज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः से होता है, तो ये होता है आपका व्रजन से होता है, ठीक है, व्रजन। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर खालिस्तान के कारण गिरती है, तो ये गिरती है आपके एविसिक अम्ल के कारण। ऑक्सीजन एक खालिस्तान हार्मोन है, तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। आप यहाँ पर आ जाएं सही जोड़ियों पर। भूख का केंद्र, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये भूख का केंद्र जो है ना वो अग्र मस्तिष्क, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु। थर्ड वाला देखें आप, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का एच वाला, कौन सा, एच। कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु, दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, सिनेप्स। मास्टर ग्रंथि, तो ये हो जाएगी आपकी एफ पीयूष, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। मादा हार्मोन, तो इसका हो जाएगा आपका डी वाला, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। इसके बाद देखिए हार्मोन का स्त्रावण, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अंततः स्त्रावी ग्रंथि। बौनापन, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, वृद्धि हार्मोन का कम स्त्राव। सूरजमुखी की गति, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सूरजमुखी की गति, तो ये हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन, है ना। सत्य असत्य, यहाँ पर देखिए पौधे में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं। असत्य, अंततः स्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। एड्रेनॉल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, नहीं, व्रजन से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक करता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क है, अभी पढ़ा अपन ने अग्र मस्तिष्क से, गलत हो जाएगा। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं, तो भाई ये बनता है आपका, यहाँ पर आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है ना। और यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भूख वाला, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क को किस भाग में होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क में होता है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका का नाम है भैया मेरुरज्जु, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो इंसुलिन का। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आगे कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ये होता है आपके इंसुलिन की कमी से। मस्तिष्क में कौन सा भाग हमारे शरीर में संतुलन को निर्मित करता है, तो आपका अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम जिसे कहते हैं। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। मास्टर ग्रंथि के नाम किस अंततः स्रावी ग्रंथि से जाना जाता है, तो पीयूषिका ग्रंथि। मनुष्य में बमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो पश्चिम मस्तिष्क से। अब मैं आपको बता दूं सबसे आईएमपी डायग्राम जो इसके हैं, लघुत्री, यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका सबसे आईएमपी से भी आईएमपी चित्र है इसका, इसे आपको देखना है। इसके बाद मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम, चित्र और कार्य, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए अब जो लघुत्री क्वेश्चन वो ये है आपके इस चैप्टर से कि पादप हार्मोन का पौधों के लिए क्या महत्व है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन के कार्य लिखिए, पादप हार्मोन जिबरेलिन के कार्य आपको लिखने हैं, पादप हार्मोन साइटोकिनिन के कार्य लिखने हैं। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मनुष्य में पाए जाने वाली किन्हीं अंततः स्रावी ग्रंथियों के नाम और कार्य यहाँ पर जो दिए गए हैं वो भी बहुत आईएमपी। इसके अलावा गैसों के अधिकतम विनिमय हेतु वायु कोशिकाएं किस प्रकार
अविकल्पित हैं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन गति किस प्रकार होती है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कार्य और वर्णन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणामों की आपको व्याख्या करनी है। मनुष्य के हृदय में दोहरे परिसंचरण पद की व्याख्या कीजिए। इसके बाद मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, तो ये आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके अलावा 10वां सबसे आईएमपी क्वेश्चन है जो इसका कि तंत्रिका कोशी न्यूरॉन के कार्य आपको लिखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको इसमें चित्र सहित वो लोग देंगे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना और इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित आपको चित्र बनाना है और इसके कार्य भी वो लिखने को दे सकते हैं या फिर तीनों भाग के नाम और उनके कार्य, तो आप तीनों को तैयार रखें। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे अध्याय नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 7 आपके बहुत आईएमपी क्वेश्चन इससे लिए जा रहे हैं, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया है। वीडियो को एंड तक देखना एंड क्या फटाफट से कर लीजिए वरना आपको वीडियोस टाइम पर नहीं मिल पाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। किसी कोशिकाओं में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। डीएनए में, आरएनएएन में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए में। कोशिकाओं के केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त किसी में नहीं। अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है। तो ये होता है आपका द्विखंडन द्वारा, है ना। प्लाज्मोडियम में जनन होता है तो ये होता है आपके चौथे का हो जाएगा बहुखंडन द्वारा, ठीक है। अब जाते हैं अपन ये हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो होता है वो आपके मुकुलन द्वारा। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो हाइड्रा एवं प्लिनेरिया में। बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है तो होता है आपका राइजोपस द्वारा। किसके द्वारा। राइजोपस द्वारा। आगे जाओ 8वें पर। इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 6 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इस चैप्टर से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना और ध्यान से आप लोग भी करिएगा। निम्नलिखित में से आवृत्तिवीजी, ठीक है, पौधों के पुष्प में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्या। स्त्री केशर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्या। शुक्रवाहिका। पराग कोश में होते हैं तो ये होते हैं आपके पराग कण। अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो वो होता है आपके द्विखंडन द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए जिसमें से आईएमपी जो क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है कि जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प कहलाते हैं। तो पुष्प एक लिंगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके। एक लिंगिक, है ना। यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये स्वपुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है आपका। स्वपरागन, है ना, ठीक है। थर्ड देखिए, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है पर परागकण। क्या कहलाती है आपकी। पर परागन, है ना। किसी पौधे के बीज में भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होते हैं तो मूलांकुर द्वारा, ठीक है, मूलांकुर द्वारा। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है तो ये होता है आपका यौवन आरंभ से, ना। जैसे जैसे 1 मिनट रुकिएगा। इसका हो जाएगा आपका प्रांकुर, इसका होगा यौवन द्वार, है ना। यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान से होता है तो वृषण से। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है तो अंडाशय में होता है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पाद एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन करता है तो वह आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है तो प्लेसेंटा से, ना।
आगे देखिए, भ्रूण पोषण सही जोड़ी बहुत ही आईएमपी है ये आपके लिए, और इस अध्याय से आपकी डेफिनेटली कि एक अंक का ये सही जोड़ी में से डेफिनेटली आएगा, तो प्लीज एक बार इसे ध्यान से देखिए। भ्रूण पोषण तो इसका हो जाएगा आपका क्या, प्लेसेंटा। शुक्राणु उत्पाद तो इसका हो जाएगा आपका क्या, वृषण कोश। गर्भधारण रोकने हेतु इसका हो जाएगा आपका कॉपर टी। पर परागकण तो इसका हो जाएगा आपका कीट द्वारा। प्लाज्मोडियम इसका हो जाएगा आपका क्या, डी वाला। बहुखंडन। कायिक प्रबंधन इसका हो जाएगा आपका सी वाला, ब्रायोफिल्म। मुकुलन इसका हो जाएगा आपका हाइड्रा। नर हार्मोन तो इसका हो जाएगा आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन इसका हो जाएगा आपका क्या, एस्ट्रोजन। अब अपन आ जाते हैं सत्य असत्य पर, जो कि आईएमपी आपके यहाँ पर लिखा है लेसमेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका सत्य। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी जाएगा आपका सत्य। प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती, हो जाएगा आपका असत्य। राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती हैं, तो हो जाएगा आपका सत्य। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौवन अवस्था में के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। आगे जाइए, मानव के वृषण का एक कार्य तो ये होता है शुक्राणु का निर्माण करना। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि गर्भ निरोधक की एक विधि का नाम बताइए, तो यहाँ पर लिखा है ना आपका कि यांत्रिक अवरोध है ना। यहाँ पर एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम जो जनन योग रोग होता है वो होता है HIV एड्स वगैरह, ठीक है। आगे जाए आप, फोर्थ वाला, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किस विधि से होता है, तो ये होता है बेटा कायिक प्रबंधन से। मनुष्य में शुक्राणु उत्पाद कौन से हार्मोन द्वारा होता है, तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन द्वारा। मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए, तो शुक्राणु का निर्माण करना। एक विषाणु जनित यौन रोग का निर्माण का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ये HIV एड्स। ब्रायोफिल्ग में कायिक प्रबंधन किस विधि से होता है, तो ये होता है आपका कायिक प्रबंधन से। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है आपका HIV वायरस होता है, उसके कारण ये रोग होता है। हाइड्रा का पूरा नाम लिखिए, तो हाइड्रा का पूरा नाम होता है अलैंगिक। गर्भ धारण रोकने के लिए एक युक्ति का नाम, तो वही आपकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाइड्रा का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और गर्भ धारण को रोकने के लिए एक युक्ति तो वो होती है आपकी यांत्रिका अवरोध, है ना। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। कोई एक बीजपत्री पौधे का नाम आपको लेना है, तो आम। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो 4 से 5 दिन की होती है। अति लघुत्तरी क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है। आगे आ जाइए, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ध्यान से इसे देखिएगा आप, ठीक है। आगे जाते हैं, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित आपको चित्र बनाना है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल आपको दिया है आंसर सहित सब कुछ, ठीक है। स्वपरागकण और पर परागकण में क्या अंतर होते हैं, तो यह एक ही पुष्प में एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीज होते हैं, और यह परागकण 2 अलग अलग पौधों के पर लगे फूलों के बीच होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है। प्लीज सेंटा के 2 कार्य आपको लिखने हैं। मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के आपको नाम बताने हैं। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, प्लेसेंटा के 2 कार्य, मानव के वृषण के कार्य, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोग के नाम, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन के नाम, मनुष्य हेतु गर्भ निरोधक क्यों आवश्यक होता है ये। इसके बाद जो 3 और 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है वो ये है आपके कि अमीबा में विखंडन किस प्रकार होता है, बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन विधि किस प्रकार होती है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और ये दोनों अंतर कर लेना आप लोग, स्वपराग और पर परागण वाला, अलैंगिक लैंगिक वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। परागण और निषेचन में अंतर, ये
जो चित्र हैं वो आपको ध्यान में रखने, मादा जनन का और नर जनन का। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। दो खंडन या द्विखंडन या विखंडन बोल दो, बात एक ही बोल रहे हो आप, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम। कुछ पौधों के उगने के लिए कायक प्रबंधन का उपयोग किया जाता है, क्यों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है, आपके पौधे में वृद्धि कैसी होती है। तो ये सारी चीजें इससे आईएमपी इस चैप्टर से, तो प्लीज इनको कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो 10th अध्याय नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता की। इसमें से जितनी भी आईएमपी चीजें वो इसी वीडियो में हम कवर करवाने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो, ठीक है। और नहीं करना है तो फिर तुम्हारा घाटा है, तो तुम सहन करना फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, जो मैं इसमें बताने वाली हूँ उससे पेपर में आएगा ही आएगा, और इस चैप्टर को ध्यान से कर लो, क्योंकि इसमें से 8 नंबर का आएगा। और मैं बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि इसमें से जो मैं बता रही हूँ वही आएगा, ये पक्का है। ओके, तो बस इतना कर लो, इतने के अलावा कुछ मत करना। 21 मार्च को शाम को हम खुद आपको लाइव आके बताएंगे कि जो बताया था वो आया है या नहीं आया है। ओके, तो वी रेडी। देखिए यहाँ पर पहला, अनुवांशिकी के जनक कौन थे, मेंडल, डार्विन, लेमॉर्क, जॉन रे। तो हो जाएगा आपका मेंडल। मनुष्य में लिंग का निर्माण होता है गुणसूत्रों द्वारा, आरएनए द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो गुणसूत्रों द्वारा। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्रों में पाया जाने वाला संयोजन क्या होता है, तो थर्ड का हो जाएगा आपका ए वाला, डबल एक्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल के प्रयोगों में वे जीनों जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी जीन। क्या कहलाते हैं आपके, प्रभावी जीन। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है आपकी 1 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है आपकी, 5वें का हो जाएगा आपका 1 जोड़ी। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना कहलाता है अनुवांशिकता। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो वो किए थे उसने मटर पे। मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों को जोड़ों की संख्या होती है 1 2 3 4, तो ये हो जाती है आपकी 1, ठीक है। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, डीएनए, अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक का नाम, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कारक। पुरुषों में कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं और महिलाओं में कितने होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पुरुषों में होते हैं 46 या 23 जोड़े, और महिलाओं में होते हैं 46 23 जोड़े, सेमी होता है, ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पर आपका, नर युग्म एवं मादा युग्म के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। माता पिता से संतानों में लक्षणों की वंशागति खालिस्तान कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी अनुवांशिकता। नर संतान के लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र होता है वो बाय गुणसूत्र होता है। मनुष्यों में कुल ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो ये होती है आपकी 22 जोड़ी। हीमोफीलिया एक खालिस्तान रोग है, अनुवांशिक रोग होता है ये। अब हम बात करते हैं मोस्ट आईएमपी आपकी सही जोड़ी, जो 5 क्वेश्चंस में से ली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कहता है आपका कि लिंग गुणसूत्र है ना, तो लिंग गुणसूत्र का आंसर हो जाएगा XY, है ना, XY गुणसूत्र। मेंडल, तो ये आ जाएगा आपका सी वाला, अनुवांशिक जनक। DNA, तो इसका हो जाएगा आपका डी वाला, अनुवांशिक पदार्थ। लैंगिक जनन, ये हो जाएगा आपका बी वाला, मनुष्य। इसके बाद बाय गुणसूत्र, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, नर गुणसूत्र। आगे जाइए सत्य असत पर। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के X गुणसूत्र से होता है, तो ये असत्य। मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, असत्य। 23 निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, असत्य। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, सत्य। डीएनए एक हेलिक्स का बना होता है, असत्य।
आगे आ जाएं आप एक शब्द में उत्तर में, तो यहाँ पर लिखा है प्लाज्मोडियम में जनन विधि का नाम लिखिए, तो अलैंगिक प्रजनन। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो मटर पे। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्ति को प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मानव लिंग निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा गुणसूत्र निभाता है, तो होता है वो बाय गुणसूत्र। मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 44, है ना। मनुष्यों में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी कितनी, 2। कितनी होती है, 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आप गुणसूत्र में। कहाँ पाया जाता है भाई, गुणसूत्र में। जीन कोशिका में किस भाग में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में। अब आ जाओ फटाफट से आप आईएमपी क्वेश्चंस पे, थोड़ा जल्दी करेंगे अपन ताकि वीडियोस लॉन्ग ना हो और आपको टाइम पर सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, आज पूरा दिन आप ये रिवाइज कर लेना, आपके लिए बहुत बहुत मतलब इसी से सब कुछ आएगा। चलिए अतिला गुत्रिया क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जीन कोशिकाओं के किस भाग में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। जो 2-2 नंबर और 1-1 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेटली इसी से आएंगे आपके। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं भाई। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया था, इसका रीजन क्या था। इसका सबसे आईएमपी क्वेश्चन यही है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं पर यहाँ पर आप देखिए ये पूरा प्रोसेस जो दिया है इसको एक बार आप देख लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था और ज्यादा संभावना है कि 2025 में आए। आनुवांशिकता किसे कहते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं आपकी, मेंडल का प्रभावी नियम क्या है, इसके अलावा मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपको बताना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया स्पष्ट करनी है। इसके बाद आपके अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी और व्याख्या स्पष्ट करिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता का दृष्टिकोण चिंता का विषय क्यों है, एकल जीन द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्य तथा अगली में वंशानुगत नहीं होते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पृथक्करण का नियम दीजिए। अब यहाँ पर जो आईएमपी अंतर स्पष्ट करना है इस चैप्टर से, जो आईएमपी है वो ये है आपके, यहाँ पर लिखे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, जीन प्रारूप और समलक्षणी, है ना। सम युग्मजी और विषम युग्मजी में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले वो स्क्रीनशॉट लें एंड इसको ना ट्रांसलेट कर लें गूगल लेंस पे, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैंने इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपके 8 नंबर के आएंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम रहे आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपके अध्याय नंबर 9 प्रकाश परावर्तन एवं आपका क्या अपवर्तन, बेटा इसमें से जो भी क्वेश्चंस आईएमपी वो सारे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इसी से पेपर आएगा, ये निश्चित है। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, बस इतना पढ़ लीजिए इस अध्याय से, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय से ब्लूप्रिंट के वेस्ट पर 8 अंकांश जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो बेटा मिट्टी। किसी विम, बेटा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जाके चेक कर लेना, उस पर पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्वेश्चन बैंक बहुत कम आई है इस बार।
और इसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन इसी से पेपर आएगा ये डैम श्योर है। ठीक है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर तो हो जाती है आपकी अनंत। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 5 है क्वेश्चन नंबर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी, कितनी होती है भाई? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो यह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? अभिलंब से। तीसरा है खालिस्तान प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? उत्तल दर्पण का। उत्तल में प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु में छोटा और सीधा बनता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खालिस्तान होता है, कम होता है। वाहनों के पौधे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? कम होता है 1 से। वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में तो देख सकते हैं। डायऑप्टर तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस तो ये हो जाएगा आपका क्या? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है मतलब। और समतल दर्पण जो होता है चेहरा देखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, एक सरल रेखीय पथ तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ गोलीय तो ये हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। अब अपन आ जाते हैं सत्य असत्य, जो IMP है इस चैप्टर से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। वाहकों के पक्ष दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अब अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित एवं निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है तो ये हो जाएगा आपका क्या? असत्य। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो ये हो जाएगा आपका असत्य। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जैसे गोले के भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, असत्य। आगे आ जाएं आप लोग एक शब्द में उत्तर पे। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आंसर लिखा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को। अब देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र आपको लिखना है, तो दर्पण सूत्र ये लिखा है I/F = I/U + I/V। थर्ड देखिए, उस दर्पण का नाम लिखना है जो बिंब जो होता है ना आपका वो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? अवतल दर्पण। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण का मान, मतलब जो कोण होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक जो होता है वो किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक आपका किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण की मतलब साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अब हम इसकी IMP की बात कर लें क्वेश्चंस की, जिसमें से सबसे ज्यादा IMP क्वेश्चन है ये देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? द्विउत्तलीय लेंस किसे कहते हैं? कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको लिखना है, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखना है। इसके अलावा आ जाइए, उत्तल एवं अवतल दर्पण में क्या अंतर है ये भी आपको लिखना है। समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब को बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद आ जाइए,
स्नेल का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है सारे नियम्स में। अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर, लेंस किसे कहते हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो दिया है वो पूरा इम्पोर्टेंट ही है बच्चा। यहाँ पर देखिए आगे दिया है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, ये हमने कई बार आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस में मिला है और ज़्यादा चांस है कि 2025 का पेपर जो रहेगा साइंस का उसमें आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि R 20 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या। इसके बाद ये हो जाएगा आपका F = R/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, ये त्रिज्या कितनी है 20 है, तो 20/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब कि दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ना वो 10 होगी, क्योंकि जो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ना, उस फोकस दूरी की अगर हम बात करते हैं तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है, तो 20 का आधा 10 होगा। सिंपल सी बात है ना। ये जो समीकरण दिया है कि 15 फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी की बिंब का प्रतिबिंब लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब लेंस में कितनी दूरी पर स्थित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं। अब जैसे कि ये कि उस लेंस की फोकस दूरी बताओ जिसकी क्षमता -2.0 D है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन की बिंब की निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट आपको करना है यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो। और किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनेगा यदि वस्तु अनंत पर होगी और वस्तु P पर तथा F के बीच रखी होगी। तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये जो अंतर है ये भी आप कर लीजिए, उत्तल और अवतल में अंतर, अभिसारी और अपसारी में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पर आपको सबसे आईएमपी क्वेश्चंस बात करूँ अल्टरनेटिव में, तो ये पहले जो क्वेश्चन पूछा था ये, इसके अलावा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी पूछी जाती है ना। इसमें दर्पण सूत्र आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाहनों के पश्चिम दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं, वाहनों के जो पश्चिम दृश्य होते हैं वो किसके बने होते हैं, उत्तल दर्पण के बने होते हैं, सत्य है या असत्य। तो ये आपको ध्यान से कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 10 के साथ, ठीक है। ओके चलिए तो देख लेते हैं अध्याय से आपके क्या क्या बहुत आईएमपी क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है हम आपका जो कल पेपर है उसके लिए ये बहुत आईएमपी है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, और जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल लेंस पे डालिए एंड ट्रांसलेट कर लीजिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना अभी तक नहीं किया होगा तो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका कारण है वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, इनमें से कोई नहीं तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है, तो जल में प्रकाश का परावर्तन होता है इसलिए। आगे देखिए, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से होता है। वर्ण विक्षेपण किससे होता है, प्रिज्म से होता है। आगे देखिए आपका मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है, तो उत्तल लेंस। अब 8वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे क्या होती है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर दिया है कार्निया, रेटिना, पुतली या फिर परितारिका। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, रेटिना। क्या हो जाएगा, रेटिना।
दूरदृष्टि कोण के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस कौन से होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंगों की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होती है, तो इसका हो जाएगा आपका बैगनी। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं कार्निया। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का खालिस्तान हो जाना है, छोटा हो जाना है। आंखों के रंगीन भाग को खालिस्तान कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका आइरिस कहा जाता है, ठीक है। आंख के बीच के छिद्र को खालिस्तान कहते हैं, पुतली। जो आंख के छेद का जो होता है ना, मतलब आंख के बीच में जो छिद्र होता है उसे पुतली बोलते हैं। चलिए आ जाइए सही जोड़ियों पर। यहाँ पर देखिए, पहला है नेत्र रोग। इसकी सही जोड़ी हो जाएगी भैया कम प्रकाश में धुंधला दिखना। नेत्र रोग मतलब कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, तो ये हो जाएगा आपका घने जंगल के बितान में सूर्य प्रकाश का गुजरना। थर्ड देखिए, आकाश में नीला रंग, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना, इसका हो जाएगा आपका क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? बी वाला इंद्रधनुष, ठीक है। आ जाइए आप यहाँ पर, आगे चलते हैं अपन सत्य असत पर चलते हैं। भाई जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम है आपके पास भी, तो मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी सब कंप्लीट हो जाए। मनुष्यों की आँख में परितारिका कार्निया के पीछे की ओर स्थित संरचना होती है, ये सत्य है। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति की आंख में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूरदृष्टिता जो होती है तो उसमें क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, है ना। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अग्रिम सूर्योदय का दिखना अपवर्तन का प्रक्रिया का परिणाम है, तो हो जाएगा आपका सही। आगे चलते हैं अपन। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतलियां जो होती हैं वो फैल हो जाती हैं, है ना। नेत्रदान में कितना समय लगता है? आधे घंटे से भी कम समय लगता है नेत्रदान करने में। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना जो होती है उस पर प्रतिबिंब जो होता है ना वो उल्टा और वास्तविक बनता है। तारों की टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पहले। किसके? रेटिना के पहले। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पहले बनता है। यहाँ पर आ जाइए लघुत्तरी क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर वह अव्ययी वर्णों के विक्षेपित होता है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से ऐसा नहीं होता है, क्यों? टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की जो भूमिका है वो आपको लिखना है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला ही क्यों प्रतीत होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इंद्रधनुष किस दशा में बनता है और इसका वर्णक्रम आपको लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में ये बहुत ही IMP है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। इसके अलावा सूर्य को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आगे जाइए इसके। यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण आपको बताना है। अब जाते हैं अपन आगे, इसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ आपको चित्र बनाना। भाई इसमें आपको मैं बता देती हूँ 5 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आई न्यू इट। तो प्लीज़ थोड़े ध्यान से कर लेना, टाइम है अभी, तो रिवीजन फटाफट से कर लो। और आंसर्स तो इसमें दिख ही रहे हैं आपको, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण चित्र सहित आप समझा सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है, जो स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग नीला ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं, ऐसा क्यों होता है भाई। और जरा दूरदृष्टिता के कारण निवारण पर प्रकाश डालिए। देखिए मैं आपको बता दूं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये दोनों आप तैयार कर लेना, मोस्टली ये आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सघन एवं विरल माध्यम में अंतर, वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। विक्षेपण प्रकाश में अव्ययी वर्णों में विभाजन के विक्षेपण कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इतनी चीजें हैं। इसके अलावा मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा, ये तो आना ही आना है, छप गया पेपर में, ठीक है, प्लीज इसे कर लेना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अध्याय नंबर 11 की। अभी आपको ये समझ में आया है, सारे क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए होंगे। आप अब स्क्रीनशॉट का टाइम मैं आपको दे देती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, और कर लेना आप, ठीक है। चलिए तो अध्याय नंबर 11 की बात है विद्युत की, जिसमें से आपके 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए 10वीं वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस मत करना। और इससे जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, प्लीज़ उन्हें कर लेना। मैं जो बता रही हूँ वो पेपर में डेफिनेटली आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लो, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी फिर तुमको, ठीक है। प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करके, ताकि आपको वीडियोस परमानेंट टाइम पर मिल सके। ओके मत करो, फटाफट से करो। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है, तो ये बी वाला। आमीटर को परिपथ से सदैव किस संयोजित किया जाता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है मात्रक, ओम। 50 वाट और 250 भी के एक लैंप में प्रभावित विद्युत का मान कितना होगा, तो वो होगा 0.2A, है ना। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापने, अगर अपन उनको एम्पियर में मापें तो क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर आप बताएं। तो यहाँ पर मात्रक होगा शक्ति का वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में पता है कितने वाट होते हैं, 746 वाट। और इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ ध्यान से कर लेना, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ओम। क्या हो जाएगा, ओम। नवा देखिए, किसी धातु की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो इस पदार्थ की प्रकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। प्रतिरोधक निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है आमीटर, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है आमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट एम्पियर। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों पर फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R अनुपात का मान क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा, 25। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR²। किसी बल्ब को अनुमतांक, थोड़ा सा वॉल्यूम मेरा कम है क्योंकि मेरे छाले हो रहे हैं और आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली 10th वाले, बहुत डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि मैम प्लीज़ हेल्प कर दो। सबको बड़ी टेंशन है साइंस के पेपर की, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आउट ऑफ जाने का बहुत संभावना ज़्यादा है आपका। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा IMP दे दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग। जब इसके 110V पर प्रचलित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 25 वाट होती है ना। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है तो उसकी परिपथ
तो उसकी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो वो होगा 1:4। कितना होगा? 1:4। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है, क्या होता है? समानुपाती होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर लिखा है फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को खालिस्तान क्रम में जोड़ते हैं। तो उसे जोड़ते हैं आपके श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो आपके धारा में, है ना। और यहाँ पर देखिए खालिस्तान में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जुड़ जाते हैं, विद्युत में समांतर। ठीक है, और फिर इसका भी हो जाएगा आपका विवेश प्रवाह की दर धारा को कहते हैं ना। आपका 8वां देखिए किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका क्या बेटा? प्रतिरोध। शुद्ध जल विद्युत का खालिस्तान होता है, तो ये होता है आपका कुचालक। शुद्ध जल जो होता है ना, विद्युत का कुचालक होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, तो ये होता है आपका क्या? समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद में खालिस्तान होता है, तो क्रमानुपाती, है ना। किसी तार की प्रतिरोधक पर उसकी आकृति का प्रभाव खालिस्तान पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर खालिस्तान कूलाम आवेश होता है, तो ये होता है आपका 1.6 × 10⁻19। ये लिखा है यहाँ पर। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो ये होता है 0 आपका। ठीक है, इसके अलावा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है आपका? अनंत। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0 और इसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इसके बाद घरों में सभी उपकरण क्रम में जोड़े होते हैं, तो हो जाएगा आपका समांतर होते हैं। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो धारा। पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों पर खालिस्तान समान होता है, तो विभवांतर समान होता है। चलिए आगे आ जाइए आप सही जोड़ियों पर। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सही जोड़ी लिखी है विद्युत धारा, तो इसका हो जाएगा एम्पियर। प्रतिरोध इसका ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता इसका हो जाएगा आपका क्या? ओम मीटर। विभवांतर इसका हो जाएगा वोल्ट। विद्युत शक्ति इसका हो जाएगा आपका क्या? वाट। एक शब्द में सत्य और असत्य देख लेते हैं, फिर एक वाक्य में उत्तर है आपका। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है, सत्य। 1 जूल 1000 वाट होता है, सत्य। ओहा विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है, सत्य। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, असत्य। आगे जाइए एक शब्द और वाक्य में उत्तर पर। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध का संबंध होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। ओके, अब जाते हैं अपन 5th पर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है 5वें का आंसर भी लिखा हुआ होगा आपका। 5वें का आंसर ये लिखा है आपका कि 1.6 यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक आपका कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। 7वां क्वेश्चन है कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए कार्य को क्या कहते हैं? तो विभवांतर कहते हैं उनसे। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो अव्यय को बोलते हैं अपन धारा निर्धारक, धारा निर्देशक।
धारा नियंत्रक होते हैं। जब किसी तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो आमीटर को पाठ्यक्रम कितना होता है, तो ये होता है दुगना होता है आपका। मिश्र धातु क्या लिखा है आपका, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है, जो लिखा है आपका। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन। विद्युत संचरण के प्रायः किन दो धातुओं के तारों को उपयोग किया जाता है, तो तांबा एंड एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 ओम में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि 1 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 14 का आंसर ये लिखा है। अतिलघुति क्वेश्चन देखना, जिसमें सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आपके ये कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषाएं आपको बतानी है और पूरा समझाना है। विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर परिकलन आपको करना है। इसके अलावा अपन देखते हैं आगे, तो देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। ओम का नियम बिल्कुल कर लेना, चैप्टर से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम के नियम को लागू होने की क्या शर्तें हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का क्या अर्थ है, किसी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई एवं परिच्छेद पर किस प्रकार निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता की कोटि कितनी होती है, विद्युत टोस्ट एवं विद्युत प्रेस के तापन अभ्यास शुद्ध धातु न बनाकर मिश्र धातु के क्या बनाए जाते हैं, जूलन का तापन नियम क्या होता है, शक्ति की परिभाषा आपको बतानी, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है। आगे जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा विद्युत टॉस्ट्रो तथा विद्युत स्तारियों के तापन अभ्यम शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं, शुद्ध धातु के क्यों नहीं बनाए जाते। 1 किलोवाट घंटा या यूनिट से क्या आशय है, यह कितने जूल के बराबर होता है। 8वां क्वेश्चन। सब आंसर्स लिखें, तो यहीं से आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको आंसर्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आगे जाते हैं अपन, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए बात कर लेते हैं, कहाँ थे अपन, यही थे ना। 1 किलोमीटर घंटा यूनिट से क्या है यहाँ पर। विद्युत लैंपों में तंतु के निर्माणों में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। आगे जाते हैं अपन, विद्युत तापन युक्ति जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्री के चालक धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आगे चाहिए यहाँ पर देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर परिपथ के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अभ्यय उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 13, 14 ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनकी डेफिनेटली है कि यही आएंगे। 1 ओम प्रतिरोध से क्या आशय है, इसका मात्रक क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आप अगर आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए। इसके बाद ये क्वेश्चन दीर्घ जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इनकी ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर देखिए, एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपकी। अब इनके अध्याय नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सबसे आईएमपी क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जिसमें ये हम जो बता रहे हैं वो आपकी डेफिनेटली है कि पेपर में आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सारे बच्चा पार्टी। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का नमन, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, आकर्षित प्रतिकर्षित क्या करते हैं भैया, तो ये करते हैं प्रतिकर्षित, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करते हैं आपके, प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र,
स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऊपरी मुखी होती है। कैसी होती है? ऊपरी मुखी। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए विभक्त वाले दिक् परिवर्तक। कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? ये वाला। यहाँ पर लिखा है लघुपतन एवं अतिभारण से होने वाली हानियों के उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति है फ्यूज तार का प्रयोग करना। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया होती है मोटर। क्या होती है? मोटर। यहाँ पर आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नहीं? जनित्र, मोटर, धारा नियंत्रक, धारा मापी। तो जनित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जनित्र। आगे देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। 13 क्वेश्चन देखिए। यह किसने प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं? तो फैराडे ने। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के ध्रुव को कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की है ऑस्ट्रेड ने। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती है दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति होती है तो दिक्सूची। क्या होती है? दिक्सूची। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समांतर क्रम में। आगे चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जो आईएमपी है यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। घूर्णी। ओके। यह कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में खालिस्तान परिवहन के बाद परिवर्तन करता होता है तो ये हो जाएगा आपका आधा। सेकंड का हो जाएगा आपका क्या? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त और अंगुष्ठ नियम। ठीक है। थर्ड में हो जाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंडल रूफ और वामावर्त हो जाएगा और दक्षिणावर्त हो जाएगा। और छठवें में हो जाएगा आपका विद्युत धारा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं 5th से 6th तक के। ठीक है। 7th से आप यहाँ पर देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाने के लिए परिपथ के गर्म तारों के साथ उपयुक्त लगाना चाहिए। तो ये 7वें का हो जाएगा आपका देखिए फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है। आगे जाइए। जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल क्या होता है? आपका अधिकतम होता है। ठीक है। आगे आ जाए आप। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? तो वो होती है समांतर। 10वां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती हैं प्रतिच्छेद। जब धारा जिसके प्रभाव की दिशा समय के साथ बदलती रहती है खालिस्तान धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती। विद्युत मोटर में नर्म लोहे का क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्मेचर कहलाती हैं भाई। विद्युत मोटर में नर्म लोहे का क्रोड किस पर कुंडली पर लगता है लपेटा जाता है तो उस कुंडली दोनों मिलाकर क्या कहलाती हैं? तो वो आर्मेचर कहलाती हैं। एक दिशिक धारा को कहते हैं दिष्ट धारा। हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हर्ट्ज होती है, तो ये होती है आपकी क्या 50 हर्ट्ज। विद्युत धारावाही तारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती हैं तो वृत्ताकार। विद्युत मोटर धारा के सिद्धांत पर कार्य चुंबकीय प्रभाव होते हैं। ठीक है। अति लघु 3 क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट है वो दिए है कि चुंबक के दो गुण आपको बताने हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? ऐसा क्यों? प्रेरित धारा क्या होती है? इसके कथन आपको स्पष्ट करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे आ जाइए। दिष्ट धारा
और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर आपको लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखिए। 2 किवाट शक्ति अनुमानतक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वाट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानतक 5A। इससे आप क्या परिणाम की अपेक्षा करते हैं। ये देखिए आंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 उपाय, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के, है ना। लघु पतन से बचने का उपाय आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण आपको बताने हैं। इसके अलावा देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों होती है ना, ये भी आपको ध्यान से करना है। इसके अलावा 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आप देखिए। फ्यूज क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। परिनालिका जो होती है वो चुंबक की तरह कैसे बिहेव करती है, इसका आंसर आपको देना है। इसके अलावा चाहे विद्युत मोटर के सिद्धांत और विद्युत जनित का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस आते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का दोनों का नियम कर लेना भाई। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम। इसके बाद किसी विद्युत धारावाही चालक में सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते और संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लिखिए आपको। तो ये पूरा आपको करना ही पड़ेगा भाई, कर लेना। इसके बाद यहाँ पर IMP जो चित्र हैं इसके, इस चैप्टर से जो चित्र आ सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला IMP चित्र है कि घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र आपको बनाना है, घरेलू विद्युत परिपथ का, ठीक है। दिष्ट धारा जनित का नामांकित चित्र, और ये क्वेश्चन कुछ दिए सावधानी वाले। इसके बाद DC विद्युत जनित का चित्र आपको बताना है, या विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, ठीक है। आगे जाइए, ये आप देख लेना। यहाँ पर देखिए साधारणतः विद्युत मोटर में 2 स्थिर चालक वृक्षों की क्या भूमिका होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस इतने ही क्वेश्चन है जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। ये जो 3 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना, दिष्ट धारा और DC, बात एक ही होता है, तो ये दोनों एक ही है ना। इसके अलावा घरेलू विद्युत परिपथ, ये तीनों चित्र आपको इस लेसन से तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इससे। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये भी आपको ध्यान से देख लेने हैं, है ना। बाकी आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चरण के सबसे IMP क्वेश्चंस का ये चैप्टर लास्ट है और इसमें से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न भी बहुत कम है और नंबर भी बहुत कम है, लेकिन 3 नंबर आपकी परसेंटेज बहुत ही अप करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वही आएगा। प्लेलिस्ट चेक करो, इस प्लेलिस्ट में जो जो भी दिया है ना बस एक बार वो देख लो, उससे आउट ऑफ पेपर आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्योंकि ओजोन परत जो है ना वो क्षति चिंता का विषय क्यों है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अधिक पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आएंगी, त्वचा का कैंसर होने की संभावना है, पौधे में वृद्धि दर कम हो जाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आपका घास, बकरी और मानव। किसी परितांत्रिक के घटक आपको बताने हैं, परितंत्र के घटक, तो ये हो जाएंगे आपके उपरोक्त सभी। हरे पादप किसी पोषी स्तर में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम। एक परितंत्र में मानव है सर्वाहारी। ऊर्जा का पिरामिड होता है उल्टा एवं सीधा। अजैव निम्नीकरणीय पीड़ानाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रदूषण। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से विकिरण ऊर्जा को प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं, तो हो जाएगा आपका उत्पादक। भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। आगे जाएं, 10वां क्वेश्चन। उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्नांतर पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके खाद्य जाल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप आगे,
ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एक खास श्रृंखला में पोषण स्तरों को कौन सीमित करता है? तो ये होता है आपका पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना। हरे पौधे सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका 10%। यदि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जंतु गायब हो जाएं तो क्या होता है? मांसाहारी कम हो जाएंगे जबकि पेड़ पौधे बढ़ जाएंगे। किसी परितंत्रिक में हिरण को चीता खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक से द्वितीय। हरे पौधे किस पौधीय स्तर में आते हैं? तो प्रथम। निम्नलिखित में से परितंत्रिक का जीवित घटक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका? मिट्टी। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका उपयोग करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक परितंत्र का भौतिक घटक नहीं है? बकरी। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा निम्न प्रकार का होता है, उपरोक्त दोनों। अजैविक निम्नीकरण भी होता है और जैविक निम्नीकरण भी होता है। अब आ जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक पोषी स्तर में दूसरी पौधे स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत कहलाता है 10%। विभिन्न जैविक स्तरों को भाग लेने वाले जीवों को एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है तो कहलाते हैं खाद्य श्रृंखला। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपघटक। मनुष्य अपने भोजन के लिए वनस्पति उत्पादों और मांसाहार दोनों पर निर्भर है, अतः मनुष्य प्राणी है सर्वाहारी। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अतः वह श्रेणी से बनवाता है, तो उपभोक्ता हो जाएगा इसका। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं अपन ताकि टाइम आपका कम है और आप जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें और सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाएं। पहला है कि मानव रचित कृत्रिम परितंत्र, इसका हो जाएगा आपका क्या? खेत। एक स्तर से दूसरे स्तर से ऊर्जा का स्थानांतरण, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेकेंड का हो जाएगा आपका आई वाला, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ओजोन परत क्षारण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आहार श्रृंखला का तृतीय पोषक स्तर, तो ये हो जाएगा आपका मांसाहारी जंतु। ऊर्जा का अक्षय स्रोत, तो ये हो जाएगा आपका क्या? फा वाला सूर्य। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, तो ये हो जाएगा आपका एक देश की हरे पौधे एवं हरी नीली एलेंगी, तो ये हो जाएगा आपका क्या? परितंत्र का क्या हो जाएगा आपका? सभी जैव और अजैव वस्तुएं। हरे पौधे और हरी नीली एलेगी का हो जाएगा आपका सभी जीव और अजीव वस्तु। गंगा सफाई योजना इसका हो जाएगा आपका 1985। अपघटक इसका हो जाएगा आपका मृतोपजीवी। सत्य असत्य, जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। असत्य, जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। सत्य, ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस N2 है। असत्य, खाद्य जाल में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं समाहित होती हैं। सत्य, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। सत्य, चारों ओर की बाहरी दशाओं का योग जिनके अंदर एक जीव या समुदाय रहता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीवाश्म ईंधन। एक मिनट ना, सॉरी, ये कहलाता है आपका परिस्थितीय तंत्र। ऐसे पदार्थ जो क्या लिखा है इसमें? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तीसरा, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या कहलाती हैं? तो आहार श्रृंखला। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले गैस का नाम क्या है? तो ये हैं आपके अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइनोफ्लोर है ना, मीथेन प्रमुख गैस जिनका उपयोग हम प्रशीतन में होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। उपयोग के बाद त्याग पदार्थ जो वातावरण में प्रदूषित करता है वो क्या कहलाता है? अजैव निम्नीकरण। आ जाएं आप सब लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाएगा या 3 नंबर में, तो ये आपके लिए बहुत IMPS के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको करने। हमारे क्रियाकलाप प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यदि किसी खास श्रृंखला में से
एक पोषी स्तर को पूर्णतः खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। किसी परितंत्रिक में अपमार्जकों की भूमिका स्पष्ट करिए। उत्पादक किस प्रकार उपभोक्ता से भिन्न होते हैं। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी क्या होता है। इसके बाद जैव निम्नीकरण, प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण में अंतर आपको बताना है, जो प्रदूषक होते हैं इनमें। ओजोन परत क्या है, इस प्रकार की अपक्षयित, यह किस प्रकार से अपक्षयित हो रही, तो ये प्लीज आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कम प्रबंध के कोई 3 उपाय। ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बचाव, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव आपको बताना है, उसके विनाशकारी जो परिणाम हो रहे हैं वो भी आपको इसमें बताना है, और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण, इसके विनाशकारी परिणाम और बचाव, ये आप प्लीज कर लेना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो 2 आपको IMP अंतर दिए उनको कोई भी मत छोड़ना। अध्याय 13 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 नंबर क्या, एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से करिएगा। कोई और से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। साइंस का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाएगा, बस तैयारी आपकी फुल रखिए, आउट ऑफ पेपर नहीं आएगा, बहुत ही ईजीएस्ट पेपर आएगा इस बार। ओके, थैंक यू सो मच।